कल हमने देखा कि किस तरीके से न्यू ईयर की पार्टी में वाइस प्रेसिडेंट राजीव गुप्ता ने क्रांति के साथ मिलकर समर को मारने के लिए आग लगाने का प्लान बनाया था। लेकिन समर ने उसका प्लान फेल कर दिया। साथ ही उनको पुलिस के हवाले भी कर दिया था। अगली सुबह पायल और समर हाइकिंग के लिए गए और जहां पर वो दो गुंडे उनसे टकरा गए। समर ने मुस्कुराते हुए उस गुंडे का अपमान करते हुए कहा था, अरे शिवम, चूचे तू अभी भी अंडे से नहीं निकला और बदमाश बनने को चल दिया। समर की बातों से वो वहां का लोकल गुंडा भड़क गया था। अब आगे दोस्तों, सबसे पहले मैं मनदीप आप लोगों का सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप पहली बार आए हैं तो अपने सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लगातार शेयर और लाइक जरूर करते रहें। प्यारे प्यारे कमेंट करके हमें बताते रहें कि आपको कहानी कैसी लग रही है। आप लोग आजकल लाइक और शेयर बहुत कम कर रहे हैं, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि लाइक और शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही बार बोलता हूं, बार बार नहीं बोलता। सिर्फ इतना ही समझें और इतना ही अपने भाई को प्यार करने के लिए एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। मेरे कई दोस्तों का सवाल था कि कहानी जो पीछे की है वो क्यों नहीं आ रही है, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ। उन कहानियों को बड़े अच्छे तरीके से तैयार किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप जो भी कोई कहानी सुने वो आप लोगों के लिए बिल्कुल नई कहानी हो और आप लोगों के लिए वो बड़ी इंटरेस्टिंग भी हो। तो उसको बनाने में इसलिए टाइम लग रहा है, तो इसलिए जैसे ही वो तैयार होगी हम आपको सुनाने के लिए ज़रूर से ज़रूर लेकर आएंगे। आप लोग इस चीज़ की चिंता ना करें कि कहानी नहीं आई, तो आप लोग के लिए सीक्रेट घर जमाई कहानी चल रही है। सीक्रेट घर जमाई आपको अच्छी भी लग रही है, आप लोग हमें कमेंट करके बता रहे हैं। और जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताते रहें कि आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं। अपने गांव और अपने शहर का नाम ज़रूर से ज़रूर लिखते रहें। अगर आप लोगों का कोई और भी सजेशन है तो आप हमें लिखकर कमेंट में बता सकते हैं, या हमसे कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपके पास कोई स्टोरी है या आपके दोस्त या आपके घर परिवार में किसी के पास कोई स्टोरी है तो आप हमें सामने स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और कहानी को भेज सकते हैं। चलिए, आज के सीक्रेट घर जमाई के 32वें एपिसोड में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं कहानी। समर ने मुस्कुराते हुए उस गुंडे का अपमान करते हुए कहा, अरे शिवम भाई, अरे तुम चूजे अभी तक अंडे से बाहर नहीं निकले और बदमाश बनने को चल दिए। समर की बात सुनकर शिवम और भी भड़क गया। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे चूजा कहा। मैं भी देखता हूं कि अब तुम्हें कौन बचाता है। तुम्हें शायद अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। और उसने चिल्लाते हुए अपना हाथ उठाया और समर को पंच मारने के लिए आगे बढ़ गया। उसका पंच अपनी तरफ आता हुआ देखकर समर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ओह शिट यार, तुम तो बहुत धीमे हो। यह कहते हुए उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और बिजली की गति से हवा में ही शिवम का पंच पकड़ लिया। शिवम ने अपना हाथ हिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपना हाथ 1 इंच भी नहीं हिला सकता था। शिवम ने अनफ्रेंडली स्वर में कहा, कमीने, मेरा हाथ छोड़। तभी थप्पड़ की आवाज आई। समर ने उसका हाथ छोड़ दिया और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। शिवम का चेहरा बुरी तरह से सूज गया। समर ने तिरस्कार से कहा, मैंने कहा था ना कि तुम बहुत कमजोर हो, लेकिन तुमने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। अब तुम्हें मैं ही अपनी बात पर यकीन दिलवाता हूँ। शिवम का चेहरा और ज्यादा आक्रोश से भर गया और उसने अपने सूजा हुआ चेहरा पकड़कर अपने साथ खड़े सोहम से कहा, सोहम, सोहम, ये मेरे अकेले में से नहीं संभलेगा, चलो इसको मिलकर निपटते हैं। वो समझ गया था कि अकेला समर का मुकाबला तो नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने सोहम को अपने साथ मिलाकर समर पर हमला करने का फैसला किया। दोनों ने एक साथ अपना हाथ उठाया और समर को एक साथ पंच मारने की कोशिश की, लेकिन समर ने उनका पंच अपने पास पहुंचने से पहले ही पलक झपकते ही अपना दाहिना पैर उठाया और उन दोनों को पेट पर बारी बारी जोरदार किक दे मारी। उन्हें मंडप से बाहर फेंक दिया। वो पत्ते की तरह उड़ते हुए जमीन पर जा गिरे। समर उनके पास जाकर उनकी पीठ पर अपना एक एक पैर रखकर खड़ा हो गया। उसका पैर जैसे ही दोनों गुंडों पर पड़ा, दोनों बुरी तरह से गिड़गिड़ाने लगे। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए एक साथ कहा, भाई,
भाई भाई हमें छोड़ दीजिए, हमें यकीन है हम कमजोर हैं भाई, प्लीज हमें जाने दीजिए। दोनों के दोनों दर्द से वहां पर चिल्लाने लगे थे। समर ने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, लेकिन इसके बाद मुझे दोबारा कभी दिखाई मत देना, नहीं तो मैं तुम दोनों को इतना पीटूंगा कि दोबारा किसी को अपना चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, समझे कि नहीं? जी, जी भाई, हम यहाँ से जा रहे हैं, आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, हम आपके सामने कभी नहीं आएंगे। दोनों ने धीरे धीरे कहा, खड़े हो गए और एक दूसरे का सहारा लिया और लंगड़ाते हुए वहां से चलने लगे। जब वो एक कोने में चले गए तो शिवम ने उदास होकर सोहम से कहा, सोहम, मैं इस फटीचर को तो सबक सिखाऊंगा, उस ब्यूटी को अपने बिस्तर तक लेकर जाऊंगा, इसने मेरे एरिया में आकर मुझे मारने की कोशिश की है ना, अब अभी से मेरे हाथों कोई नहीं बचा पाएगा। सोहन ने झेपते हुए कहा, अरे अरे शिवम भाई, यार वो आदमी बहुत ताकतवर है, हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इस बात को छोड़ देते हैं ना। शिवम ने अपने दांत गुस्से में भींच लिए और सोहम से कहा, हम्म, वो ताकतवर है, लेकिन ये मत भूलो कि हमारे साथ भी हमारे दर्जनों लोग हैं। जब वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचेंगे तो मैं दिगंबर भाई से कहकर उसे सबक सिखाने के लिए कहूंगा। सोहम ने सहमति में हाँ जताते हुए कहा, हाँ ये बात तो ठीक है, दिगंबर भाई तो वैसे भी मार्शल आर्ट में माहिर हैं, वो लेवल 2 के स्टेज 1 के फाइटर हैं, ये उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, वो निश्चित रूप से इस आदमी को हरा देंगे। उसे दिगंबर भाई की ताकत पर पूरा भरोसा था। फिर सोहम ने थोड़ा सोचते हुए कहा, शिवम भाई, शिवम भाई, क्या हम उस ब्यूटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं जो वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंचेगी? बेवकूफ, बेशक हम कर सकते हैं, लेकिन पहले दिगंबर भाई इंजॉय करेंगे और जब दिगंबर भाई का मन भर जाएगा तब वो हमारा बिस्तर गर्म करेगी। अब तो हमारा हर एक साथी उसके साथ खेलेगा, अब तो ये अपनी पूरी जिंदगी तक हमारी गैंग के रखेल बनकर रहेगी। वह इनके गुस्से से अनजान उधर पायल ने समर की तारीफ करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह समर, तुम तो बहुत ताकतवर हो, तुमने दोनों गुंडों को यहां से भागने के लिए मजबूर कर दिया, वाह यार। वो जानती थी कि दोनों गुंडों ने परेशान कर दिया था, शुक्र है कि समर ने उनसे मुकाबला किया, वरना वो मुश्किल में पड़ जाती। पायल ने मन ही मन सोच लिया था कि समर भारद्वाज परिवार का वारिस तो हो ही नहीं सकता। भारद्वाज परिवार का वारिस अच्छा बिजनेसमैन तो हो सकता है, लेकिन इतना अच्छा मार्शल आर्ट फाइटर नहीं हो सकता। उस दिन उसने उस बंद रफ स्टोन के भीतर एक किंग साइज नीलम के बारे में भी ऐसे ही बाहर से देखकर पता लगा लिया। समर के ऐसे कई सीक्रेट थे जिन्हें पायल जानना चाहती थी। समर ने गौर से मुस्कुराते हुए उसकी तारीफ का रिप्लाई करते हुए कहा, बेशक, उन दोनों कमजोरों की तुलना में मुझसे नहीं की जा सकती, मैं दुनिया का सबसे मजबूत आदमी हूँ। पायल ने उसे चंचलता में घूरते हुए कहा, हम्म, तुम बहुत ज्यादा नार्सिसिस्ट हो रही हो। तभी उसको अपने पेट में थोड़ा दर्द महसूस हुआ। उसने एक आह भरते हुए कहा, आह, ये मेरे पेट को क्या हो गया, मेरा पेट दर्द करने लगा है। पायल ने अचानक पेट को पकड़ लिया, उसका मोहक चेहरा दर्द से भर गया था। समर ने चिंता में पूछा, पायल, पायल क्या हुआ, ऐसे अचानक दर्द कैसे होने लगा, क्या हुआ है तुम्हें? पायल ने दर्द से कराहते हुए जवाब दिया, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे पेट में सुइयां चुभो रहा हो। वो एक गेंद की तरह सिकुड़ गई, उसके माथे पर पसीने की बूंदें टपकने लगी। समर ने थोड़ा मजाक करते हुए कहा, पायल, अरे कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई? पायल ने गुस्से में उसको घूरा और कहा, तुम्हारा दिमाग वाग तो खराब नहीं हो गया है, समर, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? समर ने पायल के चेहरे को ध्यान से देखने के बाद कहा, ठीक है, मुझे पता है तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, एक काम करो, मुझे अपनी नब्ज दिखाओ। और ये कहते हुए उसने पायल का हाथ पकड़ा, उसकी नब्ज चेक करते हुए कहा, पायल, तुम्हें तो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हो रहे हैं, तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया और तुम्हें पसीना भी आ रहा है, ये सभी इसी के लक्षण हैं।
तभी अचानक भीड़ में से एक चश्मे वाला युवक पायल को ऐसे ही दर्द से कराहता हुआ देखकर आगे निकलकर आया और उसके पास आता हुआ बोला, क्या क्या इस लड़के को क्रैम्प्स हो रहे हैं? मैं उसका इलाज कर सकता हूँ। समर ने दुखी होकर उस युवक को देखा और कहा, आप कौन हैं? क्या हमने आपकी मदद मांगी है? तेजस ने एक ईमानदार भाव के साथ कहा, हेलो, मेरा नाम तेजस है। मैं सिटी हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन का डॉक्टर हूँ। ये लक्षण क्रैम्प्स के लक्षण हैं। मैं इनकी मालिश करूंगा तो वो ठीक हो जाएगी। अंदर से वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहा था। उसे पायल बहुत सुंदर लगी थी। उसने उसे पहली बार मंडप में एंटर करते हुए जब देखा था तो दुर्भाग्य से उसके साथ समर था, इसलिए वो उससे बात नहीं कर पाया। अब जबकि ये बूटी बीमार थी तो उसे पायल के करीब आने का मौका मिल गया था, इसलिए वो ज्यादा खुश हो रहा था। समर ने हाथ हिलाते हुए कहा, देखो मिस्टर तेजस, हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। चुपचाप यहां से चले जाइए। यह आदमी पिटाई का हकदार है। वो पायल की मालिश करना चाहता था। अगर उसने पायल की मालिश करने की हिम्मत की तो समर ने उसके हाथ काटने का फैसला कर लिया था। पायल समर की एक लड़की थी और वो एक किसी को भी ऐसे छूने नहीं दे सकता था। तेजस ने एक बार और समर को मनाने की कोशिश करते हुए कहा, अरे आप चिंता मत कीजिए। मैं सच में सिटी हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन का डॉक्टर हूँ। मैं बहुत स्किल्ड हूँ और प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए। अगर मैं इस लड़की की मालिश कर दूं तो इसका दर्द जल्दी दूर हो जाएगा। वो अंदर से बहुत ज्यादा भावुक हो गया था। सामने वाली लड़की बहुत सुंदर थी। सुंदर सा चेहरा मोहक था और त्वचा बर्फ की तरह गोरी। उसकी झील की तरह आंखें। उसका व्यक्तित्व मेच्योर और मोहक था। तेजस पहली बार मंडप में प्रवेश करते ही पायल पर मोहित हो गया था और आज तक उसने पायल जैसी खूबसूरत लड़की देखी नहीं थी। उसे लग रहा था कि अगर वो बीमारी को ठीक कर देगा तो उसकी आभारी होगी। इस आभार को व्यक्त करने के लिए वो उसे अपना फोन नंबर भी दे देगी। ऐसे में वो उसको अपनी गर्लफ्रेंड बना लेगा। तेजस ने पहले ही सभी के सभी प्लानिंग और ड्रीम्स देखना शुरू कर दिया था। समर ने अपना धैर्य खो दिया और तेजस से बोला, मैं इसके पेट दर्द का इलाज कर दूंगा। हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अब चुपचाप यहां से चले जाओ। तेजस ने एक ठंडी मुस्कान दी और तिरस्कार के साथ कहा, क्या तुम जानते भी हो कि इस लड़की को हुआ क्या है? तुम कौन होते हो इसका इलाज करने वाले? क्या तुम कोई डॉक्टर हो? समर ने तेजस को ठंडी नजर में देखते हुए कहा, हाँ मुझे पता है इसको क्रैम्प्स हो रहे हैं। इसका चेहरा पीला पड़ गया और इसे ठंडा पसीना आ रहा है। मैं आराम से इसका इलाज कर सकता हूँ और मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। चुपचाप यहां से चले जाओ। उसकी आंखें गुस्से से भर गई थी, जिसे देखते ही तेजस डर कर कुछ कदम पीछे हट गया। समर की आंखों में जानलेवा गुस्सा दिखाई देने लगा था। इसके बाद समर ने तेजस को इग्नोर करते हुए पायल की तरफ देखा और कहा, पायल, मैं तुम्हारी मालिश कर रहा हूं। थोड़ी देर में तुम ठीक हो जाओगी। एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने से तुम्हारा दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यह कहते हुए पायल के कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाने लगा, उसकी मालिश करने लगा। समर के मालिश करने के कारण पायल को अपने शरीर में एक गर्म धार महसूस हुई। उसके पेट का दर्द तुरंत गायब हो गया। 2 मिनट बाद पायल की पीली त्वचा भी चमक पड़ी। उसके पेट का दर्द पूरी तरह से गायब हो चुका था। पायल ने समर को अंगूठा दिखाते हुए मोहक ढंग से कहा, वाह समर, तुमने तो कमाल कर दिया। मेरे पेट का दर्द बिल्कुल गायब हो गया है। मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ समर। उसे इतनी उम्मीद तो नहीं थी कि समर की मालिश इतनी कारगर होगी। एक पल में वो अपने पेट के दर्द को गायब कर देगी, लेकिन ये हो चुका था। समर ने उसके छोटे हाथ को सहलाते हुए पूछा, चलो अच्छी बात है तुम ठीक हो गई, लेकिन एक बात याद रखना, आगे से ज्यादा ठंडी चीजें मत खाना। तुमने आज वाकई में बहुत कोई ठंडी चीज खाई होगी, इसलिए तुम्हें यह दर्द हुआ है। पायल ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। वो समझ गई थी कि यह सब उसकी भलाई के लिए कर रहा है। उसने आज सुबह ठंडी चीजें खाई, कल रात ठीक से आराम भी नहीं किया, जिससे उसे ये दिक्कत हो गई थी।
तेजस को यह देखकर हैरानी हुई कि समर ने 2 ही मिनट में पायल का इलाज कर दिया। उसने हैरान होते हुए मन ही मन कहा, इस आदमी के पास लगता है वाकई में मेडिकल स्किल तो है। अगर वो खुद भी इस ब्यूटी को मसाज देता तो भी दर्द से राहत पाने में 10 मिनट से ज्यादा का समय लगता, लेकिन उस इंसान ने सिर्फ 2 ही मिनट में उसे आराम दिलवा दिया। ये वो बहुत सुनकर उदास हो गया था। आसपास के लोगों ने भी समर को तारीफ करना शुरू कर दिया। एक आदमी ने हैरान होते हुए कहा, वाह यार, ये तो मेडिकल स्किल में बहुत बढ़िया लग रहा है। उसने सिर्फ 2 मिनट मालिश की और दर्द ठीक कर दिया। उसके साथ खड़ी एक 50 वर्ष की महिला ने कहा, हम्म कितना असाधारण, मेरे कंधे में दर्द है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वो मेरा दर्द का इलाज कर पाएगा। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, माता, ये बात तो तुम उस युवक से क्यों नहीं पूछ लेती। उस महिला ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ तुम ठीक ही कह रहे हो, कोशिश करने में चाहता ही क्या है, मैं उसे एक बार पूछ लेती हूँ। ये कहते हुए वो महिला समर की ओर बढ़ी और समर से बोली, हेलो यंग मैन, मैंने देखा तुम्हारी मेडिकल स्किल बहुत अच्छी है। तुमने अपनी इस सुंदर सी गर्लफ्रेंड को 1 मिनट में ठीक कर दिया। क्या प्लीज तुम मेरा भी इलाज कर सकते हो। मेरे कंधे में बहुत दर्द है, क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो। समर उस महिला का चेहरा देखकर उसकी बीमारी के बारे में समझ गया और उसने मुस्कुराते हुए उस महिला से कहा, आंटी, आपको तो गठिया है। मौसम ठंडा होने की वजह से आपके कंधे में दर्द है। मैं आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाकर इसका इलाज करूंगा, जिससे आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। समर ने अपनी हथेली से आंटी के कंधे को दबाया। फिर उसने एक्यूप्रेशर पॉइंट पर मालिश करके रास्ते साफ कर दिए। आंटी को उसके कंधे में आराम महसूस हुआ और उन्हें पहले कभी भी इतना आराम हुआ नहीं था। थोड़ी देर के बाद उनके कंधे का दर्द गायब हो गया। आंटी ने कृतज्ञतापूर्वक से समर का शुक्रिया अदा करा और कहा, वाह यंग मैन, तुम तो सच में जादुई डॉक्टर हो। तुमने कुछ ही पल में मेरे कंधे का दर्द गायब कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद यंग मैन। आंटी ने अपना हाथ ऊपर नीचे किया और अब बिल्कुल उनका दर्द गायब हो चुका था। जब मंडप में मौजूद लोगों ने देखा कि उस आंटी के कंधे का दर्द भी ठीक हो गया, तो सभी लोग खुश हो गए थे। जिन लोगों को छोटी मोटी परेशानी थी, वो लोग भी समर के पास आ गए, उससे मदद मांगने लगे। समर ने उन सभी की मदद की और उनका प्रॉपर इलाज कर दिया। अब तेजस को छोड़कर मंडप में सभी लोग समर की तारीफ करने लगे थे। बस अकेला तेजस ही दुख और क्रोधित से भर गया था। जब उसने देखा कि मंडप में मौजूद लोग समर ने सबको ठीक कर दिया, वो जानता था कि आगे वाला युवक उससे ज्यादा स्किल्ड है, इसलिए उसे समर से जलन होने लगी थी। पायल ने भी जब देखा कि समर ने बहुत लोगों का इलाज कर दिया, तो उसने भी अपनी तारीफ करते हुए समर से कहा, वाह समर, तुमने तो सच में कमाल कर दिया। तुमने इतने लोगों को ठीक कर दिया, तुम तो बहुत स्किल्ड डॉक्टर हो। समर ने नार्सिसिस्ट होते हुए कहा, मैं इस दुनिया का नंबर 1 डॉक्टर हूँ पायल। मेडिकल लाइन में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। पायल ने अविश्वास से समर को चंचलता से कहा, तुम बहुत ज्यादा आत्ममुग्ध हो। उसने मन ही मन सोचा, दुनिया में लाखों डॉक्टर और अनगिनत एक्सपर्ट हैं, समर नंबर 1 कैसे हो सकता है। न तो पायल को और न ही उसके पास खड़े लोगों को इस बात पर विश्वास हो रहा था। पायल ने मोहक मुस्कान के साथ समर से कहा, मैंने महसूस किया है कि तुम्हारे पास बहुत हुनर है, मेडिकल स्किल्स के अलावा भी। तुम और क्या क्या जानते हो समर। जितना अधिक वो समर के साथ बातचीत करती, उतना ही उसे एहसास होता कि वो बहुत ज्यादा असाधारण है। उस आदमी के कई सीक्रेट थे जो उसे और ज्यादा आकर्षित करते थे, उसे जांच के लिए प्रेरित करते थे। समर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पायल, मैं तुम्हें बताता हूँ, मेडिकल स्किल्स और एंटिक्स की पहचान के अलावा मैं हवाई जहाज उड़ाना, टैंक चलाना भी जानता हूँ।
सीधे शब्दों में कहें तो मैं एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं भगवान हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ और मैं ही ब्रह्म हूँ। पायल ने भी मोहक मुस्कान के साथ समर को देखा और मन ही मन कहा, समर प्लीज ये बकवास बंद करो। सच सच बताओ ना, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम हवाई जहाज उड़ाना और टैंक चलाना भी जानते हो। उसे विश्वास नहीं था कि समर वास्तव में हवाई जहाज उड़ा सकता है। जब पायल ने कुछ देर के लिए कुछ नहीं कहा तो समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, पायल चलो आगे चलते हैं। और यह कहते हुए उसने पायल का कोमल हाथ पकड़ लिया। पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगा। जितना वे पहाड़ की चोटी पर चढ़ते गए तापमान उतना ही कम होता गया। पायल का प्यारा सा चेहरा, नरम हाथ बिल्कुल ठंडे पड़ गए, लाल हो गए। उसकी गुलाबी नाक की नोक चेरी की तरह लाल हो गई थी। वो बहुत प्यारी लग रही थी। समर ने पायल के छोटे हाथों को पकड़ दिया, गर्म करने के लिए रगड़ता रहा। धीरे धीरे पायल के छोटे हाथ गर्म हो गए। तकरीबन आधे घंटे बाद दोनों आखिरकार पहाड़ की चोटी पर चढ़ ही गए थे। ऊपर पहुंचकर समर ने पायल के चेहरे की तरफ देखा और उसने पायल को बहुत आज खूबसूरत लग रही थी। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए पायल से कहा, पायल तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई हो पहाड़ पर आते ही। पायल ने खिले हुए फूल की तरह मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें खूबसूरत लगती हूँ तो मुझे एक महीने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना लेते समर। वो इतनी आकर्षक थी जिसने समर को चकित कर दिया। उसने हैरान होते हुए मन ही मन सोचा, क्या एक महीने के लिए गर्लफ्रेंड। समर ने उसका छोटा सा हाथ थामा और मुस्कुराते हुए कहा, पायल एक महीना बहुत कम है। मैं तो तुम्हें लाइफ टाइम अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर रखना चाहता हूँ। पायल आकर्षक ढंग से मुस्कुराई और कोमल आवाज में बोली, नहीं नहीं, सिर्फ एक महीना, बस एक महीना। मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रह सकती हूँ। वास्तव में वो हमेशा के लिए समर की प्रेमिका बनना चाहती थी। उसे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि वह ऐसा नहीं कर सकती। एक महीने बाद उसे इंदौर छोड़कर दिल्ली जाना था। अनुराग से शादी करनी थी और जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। समर ने एक नोटी मुस्कान के साथ कहा, चलो ठीक है, एक महीने के लिए सही। क्योंकि अब जब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो क्या मुझे कुछ इसके बेनिफिट्स मिलने चाहिए। पायल ने हैरान होते हुए कहा, क्या क्या बेनिफिट चाहिए तुम्हें समर। समर ने आंख मारते हुए कहा, बेशक किस। पायल ने अपनी आंखें घुमाई और वो अवाक रह गई। वह पहाड़ की चोटी पर थी और आसपास के लोग देख रहे थे। अभी समर को किस करने में उसे बहुत शर्म आ रही थी। तभी समर ने पायल की पतली कमर में हाथ डाला और उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसे किस कर लिया। किस के बाद पायल थोड़ा बड़बड़ाते हुए समर की बाहों में चिपक गई। उसका सुंदर सा चेहरा शर्म से रेड वाइन की तरह लाल हो गया था। पहाड़ की चोटी पर मौजूद लोग एक्साइटेड थे। कुछ लड़के समर और पायल को जलन भरी नजरों से देख रहे थे। असल बात यह थी कि उनमें से किसी को भी पायल जितनी गर्लफ्रेंड सुंदर नहीं थी। लोगों को ऐसे अपनी तरफ देखता हुआ देखकर पायल ने अपना चेहरा समर की आस्तीन में ही छुपा लिया। वो दोनों रोमांस कर ही रहे थे, तभी पहाड़ की चोटी पर दसियों गैंगस्टर पहुंच गए। इन गैंगस्टरों ने अपने बाल सफेद रंग किए हुए थे। उनके हाथ में पीछे एक खास टैटू भी बना हुआ था। गैंगस्टरों ने समर और पायल को घेर लिया। गैंगस्टरों का लीडर 5 फीट 9 इंच का आदमी था, जिसके बाल सुनहरे रंग के थे और मांसपेशियां बाहर निकली हुई थी। उसका नाम दिगंबर था। वह इस एरिया का सबसे बड़ा गुंडा था, जो प्रोटेक्शन मनी मांगकर लोगों को ब्लैकमेल करके, लोगों को ये झगड़े करके और अपनी गैंग चलाता था। दिगंबर भाई के बगल में शिवम और सोहम खड़े थे। इन दोनों को ही हाल में समर ने मारा था। समर समझ गया था कि इन दोनों ने ही इनको इकट्ठा किया होगा। इन गैंगस्टर्स को देखकर आसपास के लोग भी डर गए थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए। उन्होंने जल्दी जल्दी में अपना सामान बांधा और पहाड़ से नीचे उतरने लगे, क्योंकि वो इन गैंगस्टरों को नाराज नहीं कर सकते थे। शिवम ने पायल की ओर इशारा किया और उनके मुखिया से कहा, दिगंबर भाई, दिगंबर भाई, देखो वो लड़की कितनी सुंदर है। उसे पता था कि वो समर का मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी वो पायल को पाना चाहता था। इसलिए उसने अपने गैंग के सरगना दिगंबर भाई को बुला लिया था।
दिगंबर भाई ने पायल पर नजर डाली। एक नजर में वो चकित रह गया। उसने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी थी। शिवम ने पायल की ओर इशारा करते हुए शैतानी मुस्कान के साथ कहा, दिगंबर भाई, हमें भी बाद में इस ब्यूटी के साथ खेलना है और इसे अपने बिस्तर पर लेकर जाना है। दिगंबर भाई पायल के सुंदर चेहरे को घूरते हुए उनकी बात का जवाब देकर बोला, बिल्कुल, तुम लोग मेरे बाद में कुछ भी कर सकते हो। दिगंबर भाई ने चालाकी से मुस्कुराते हुए पायल की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसने कहा, हेलो मिस ब्यूटी, मेरा नाम दिगंबर है। चलो नीचे चलते हैं और एक एक ड्रिंक लेते हैं। मैं बड़ा करता हूँ। अगर तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें ज्यादा परेशान करूंगा नहीं। उसकी आंखें अनफ्रेंडली तरीके से घूर रही थी। उसकी आंखों में शैतानी थी और वो थोड़ा सिकोड़ गई। उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उसने पायल को अपने पीछे छुपा लिया और दिगंबर पर चिल्लाते हुए समर बोला, दिगंबर भाई, तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है। तुमने मेरी नाक के बाल जला दिए। वो पहले ये सुनिश्चित करना चाहता था कि पायल सुरक्षित है या नहीं। उसको सुरक्षित करने के बाद समर ने सभी गुंडों को एक साथ निपटाने का फैसला कर लिया। दिगंबर भाई ने समर की तरफ देखते हुए एक ठंडे मुस्कान के साथ कहा, लड़के, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की? क्या तुम मरना चाहते हो? मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, इस ब्यूटी को मुझे सौंप दो और अपने घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांग लो। मैं तुम्हारी टांगे नहीं तोड़ूंगा। तभी शिवम ने धीमी आवाज में याद दिलाते हुए कहा, दिगंबर भाई, ये आदमी बहुत ताकतवर है, थोड़ा सावधान रहना। इसने हम दोनों को मारा। वो जानता था कि समर काफी ताकतवर है। एक किक में बाजी पलट देगा। समर कोई औसत व्यक्ति नहीं होगा। हालांकि शिवम को दिगंबर पर भी भरोसा था। आखिर दिगंबर भी तो मार्शल आर्ट फाइटर था। वो भी ताकतवर था। उसने एक साथ 3-4 बड़े लोगों पर हमला करने पर कोई हिचकने वाली बात नहीं थी। दिगंबर भाई ने एक ठंडे मुस्कान के साथ कहा, मैं न केवल उसके पैर तोड़ूंगा बल्कि उसके सामने ही इस लड़की के साथ खेलूंगा भी। लेकिन दुर्भाग्य से उसे नहीं पता था कि समर ने उसकी बात सुनी तो उसने उसको दिल ही दिल में मौत की सजा सुना दी थी। तभी दिगंबर भाई ने गहरी दहाड़ लगाई और उसने अपने दाहिने पैर को जोर से नीचे चट्टान पर मारा और हवा में उछलते हुए समर को किक मारने की कोशिश की। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसने अपनी पूरी एनर्जी एक साथ इकट्ठी कर ली और गुस्से में चिल्लाया। उसने मार्शल आर्ट के बेसिक फ्रंट किक तकनीक का इस्तेमाल किया था। अगर यह किक किसी आम आदमी को लगी तो वह अपनी पसलियों को तोड़ने के लिए पर्याप्त थी। उसकी किक निर्दयी थी और वो समर की तरफ चलता ही जा रहा था। समर ने एक ठंडे मुस्कान के साथ दिगंबर भाई की तरफ देखा और एक फ्लैश शू तकनीक के साथ एक एक अपना अचानक पैर उठाया और दिगंबर भाई के पैर पर एक किक मारी। उसकी गति भी बहुत तेज थी। क्रैक! समर ने एक ही किक में दिगंबर का पैर तोड़ दिया, जिससे उसके नीचे के पीले सफेद हड्डियां दिखने लगी। आह! दिगंबर पूरी तरह से चिल्लाया। जैसे उसने देखा कि उसका पैर टूट गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। दिगंबर भाई ने दर्द सहने की बहुत कोशिश की। पीछे खड़े अपने गैंग मेंबर्स पर चिल्लाते हुए बोला, तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो? जाओ और इसे पकड़ लो। पीछे खड़े आदमियों में से एक ने अपने सभी साथियों से कहा, भाइयों भाइयों, हमें दिगंबर भाई का बदला लेना पड़ेगा। उसकी बात सुनते ही दर्जनों बदमाशों ने समर को घेर लिया और उसको मारने के लिए तैयार हो गए। इतने लोगों को देखकर पायल का चेहरा पीला पड़ गया। उसने समर से चिल्लाते हुए कहा, समर, समर, ध्यान से बचकर। वो जानती थी कि दर्जनों बदमाश सभी करूर लोग थे और कहीं समर को नुकसान न पहुंचा दे। समर ने पायल को आश्वस्त करते हुए कहा, अरे पायल, तुम चिंता मत करो, ये सभी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये एक चींटियों की फौज है। तभी व्यू व्यू करते हुए चीते की तरह तेजी से वह आगे बढ़ा और तुरंत गुंडों के बीच में पहुंच गया। उसने एक किक मारी और एक गुंडे को पीछे की ओर उछाल दिया। एक ही किक में उसकी कई हड्डियां टूट गई। साथ ही जब पीछे की ओर वो उछला
तो वो अपने पीछे कई लोगों से टकराया, जिससे कई लोग गिर गए। बैंग बैंग बैंग, तभी बैंग बैंग की आवाज आती रही और समर के कदम तूफान की तरह तेजी से चलते रहे। कुछ देर में दर्जनों गुंडे जमीन पर गिर गए थे। सभी के हाथ पैर टूट गए थे। उनकी चीखें कानों तक चीर देने वाली थी। वह सभी समर को डर भरी नजरों से देखने लगे थे। उसकी क्षमता उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। वे मारे जाने से पहले उसके कपड़ों को भी नहीं छू पाई। वो उसके बराबर के नहीं थे। अगर समर शेर था तो वो भेड़ों के झुंड की तरह भी नहीं थे। उन सभी को मारने के बाद समर दिगंबर की तरफ जाने लगा। उसको अपनी तरफ आता हुआ देखकर दिगंबर भाई ने भयभीत स्वर में पूछा, क्या 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 तुम चाहते क्या हो? समर ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, बेशक मैं तुम्हें मारना चाहता हूं। दिगंबर ने कुछ देर पहले उसके सामने पायल को छेड़ने की कोशिश की। वो उसकी गर्लफ्रेंड थी और उसके सामने वाले आदमी ने उसकी गर्लफ्रेंड को छेड़ने की बात कैसे कर दी थी। दिगंबर ने उसको डराने के लिए धमकी देते हुए कहा, मुझे भूलकर भी हाथ मत लगाना। तुम्हें पता नहीं, मैं बिहार बॉयज ग्रुप का हिस्सा हूं। तुम मुझे ऐसे ही नहीं मार सकते। अगर मुझे कुछ हो गया तो बिहार ग्रुप के लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और साथ में टाइगर ग्रुप के लोग भी आएंगे। लेकिन इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाता, समर ने उसकी गर्दन पकड़ ली। एकदम उसकी आंखें झपकी। समर ने अपने दाहिने हाथ पर हल्का सा दबाव डाला, उसका गला दबा दिया। दिगंबर भाई की आंखों की रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। उसमें से जीवन लगभग खत्म होता नजर आ रहा था। दिगंबर क्रोधित और निराश था। उसे बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने क्यों शिवम की बातों में आकर इस आदमी से पंगा लिया। उसने बता दिया था कि वो बिहार ग्रुप का मेंबर है, लेकिन फिर भी इस आदमी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। समर को बिहार ग्रुप के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पता भी था। ये इंदौर शहर का सबसे बड़ा गैंग था, लेकिन उसको बिहार बॉयज का बिल्कुल भी डर नहीं था। उसने एक झटके में दिगंबर के शरीर को जमीन पर फेंक दिया और ऐसे ही डेडली ओरा को बनाए रखते हुए बाकी के गुंडों की तरफ चल पड़ा। उन गुंडों ने जब समर को अपनी तरफ आता हुआ देखा तो बुरी तरह से डर गए। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हम हमें मत मारो प्लीज, प्लीज हमें मत मारो। भाई हमसे गलती हो गई, हम अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं भाई, प्लीज हमें मत मारो। वो जमीन पर गिरे हुए गिड़गिड़ाने लगे। सभी समर से अपनी जान की भीख मांग रहे थे। उनके सामने खड़ा नौजवान बहुत डरावना था। वो इंसान की जान लेने से भी नहीं हिचक रहा था। उनके मालिक को उसने मार दिया था। समर का गुस्सा देखकर पायल के चेहरे के भाव बदल गए। उसने भी उसको रोकते हुए कहा, समर, समर रुक जाओ प्लीज, शांत हो जाओ। वो लोग अपनी गलती मान रहे हैं ना, माफी मांग रहे हैं, प्लीज समर शांत हो जाओ। ये कहते हुए उसने अपने हाथों से अपनी कोहनी को पकड़ दिया। उसकी बाजू के साथ लिपट गई। वो जानती थी कि भी किसी इंसान की जान लेना कोई छोटी बात नहीं, उसे रोकना ही होगा। भले ही गुंडे उसको छेड़ने आए हों, लेकिन फिर भी वह ऐसे मरते हुए किसी को देख नहीं सकती थी। समर ने पायल के लाल हो चुके हाथों को थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो पायल, मैं उन्हें मारने नहीं जा रहा हूं। मैं तो बस उन्हें एक छोटी सी सजा देने जा रहा हूं। तुम चिंता मत करो। ये कहते हुए वो उन लोगों की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। उसने एक एक करके उन सभी के पैर तोड़ दिए। बेशक उसने उन लोगों को मारा नहीं, लेकिन उसने सभी को सजा भयंकर दे दी थी। इसके बाद उसने अपना फोन निकाला, निशा को कॉल किया। निशा ड्रैगन ग्रुप की टीम लीडर थी, जो समर को उस दिन मिली थी जब उसने जहरीले मकड़ी को मारा था। उसने हाथों में बहुत ताकत थी, वैसे मामलों को आसानी से संभाल सकती थी। अगर पुलिस इसमें शामिल हो जाती तो यह मुश्किल हो जाता। समर ने फोन पर निशा को बताया, निशा, यहाँ माउंटेन पर मैंने किसी को मार दिया है। वहां को दर्जन गुंडे हैं जिनके पैर टूटे हुए हैं। तुम जल्दी से यहाँ आओ और यहाँ का पूरा मामला संभालो, लाश को ठिकाने लगाओ। उधर से निशा ने जवाब में हाँ कह दिया। समर ने फोन काटा और फिर मुस्कुराते हुए पायल की तरफ देखा। उसने पायल का हाथ पकड़ते हुए कहा, पायल चलो अब चलते हैं। यह कहते हुए वो पायल को अपने साथ लेकर पहाड़ से नीचे की तरफ चल पड़ा।
पहाड़ी रास्ते पर जो लोग थे सभी भयानक तरीके से उनसे बच रहे थे, क्योंकि समर अभी कुछ और था और अभी कुछ और हो गया था। पायल ने नीचे उतरते हुए समर से कहा, समर, क्या तुम्हें यकीन है कि हम ऐसे ही यहाँ से जा सकते हैं? अगर तुम कहो तो मैं अपने किसी लोगों से कहकर इस गैंगस्टर को लाश को ठिकाने लगवा देती हूँ, कहीं पुलिस का कोई चक्कर ना पड़ जाए। उसके चेहरे की रंगत लौट आई थी, लेकिन उसे अभी भी थोड़ी चिंता तो हो रही थी। समर ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, पायल तुम चिंता मत करो, चुपचाप मेरे साथ चलो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। उसकी बात सुनकर पायल की चिंता मुक्त हो गई। समर के वो बाहों में झुक गई और उसने कहा, थैंक यू समर, तुमने मेरे लिए इतना किया। समर ने उसको गले लगाते हुए कहा, अरे इसमें थैंक यू वाली कोई बात नहीं है। अब जब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बना हूं तो तुम्हें प्रोटेक्ट तो करना मेरी जिम्मेदारी है। उन सालों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरी प्यारी सी गर्लफ्रेंड को परेशान करने की? उस कमीने के तो मरना ही था। ऐसे ही प्यार मोहब्बत की बातें करते करते दोनों पहाड़ से नीचे उतरे और पायल की मसराटी में बैठकर निपानिया पैलेस की ओर चल पड़े। दोनों विला के लिविंग रूम में एंटर किए और समर अंदर एंटर होते ही सेफ पर बैठ गया। उसने देखा पायल का चेहरा मोहक रूप से लाल हो चुका था। पायल वहां से अपने कमरे में चली गई। कुछ देर में वो चेंज करके वापस लिविंग रूम में आई। उसने एक ब्लैक कलर का कपड़ा पहना था जिसमें उसका फिगर बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। समर उसको देखता ही रह गया। पायल ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? समर ने कुछ नहीं कहा, बस एक शैतानी मुस्कान के साथ उसको देखा और उसको अपने गोद में उठाकर वो बेडरूम की तरफ चले गए। पायल ने शर्माते हुए उससे कहा, समर तुम बहुत नोटी हो रहे हो। समर वहां पर अंदर चले गए और उसको बिस्तर पर पटक दिया। उसके बाद वो कब सो गए पता ही नहीं चला। दूसरे दिन सुबह सूरज की किरणें बेडरूम में गर्मजोशी से चमक रही थी। समर उठा और उसने अंगड़ाई लेते हुए बिस्तर पर बैठ गया। पायल अभी भी सो ही रही थी। वो बहुत थकी हुई थी। समर उठा, उसने नाश्ता बनाया। उसने जो नाश्ता बनाया था वो बहुत ही सरल और सीधा साधा था। जब वो खाना लेकर बेडरूम में आया तो उसने देखा पायल जाग चुकी थी, लेकिन वो अभी भी बिस्तर पर लेटी हुई थी। पायल न केवल थकी हुई थी बल्कि उसका शरीर भी दर्द कर रहा था। पायल ने समर को मोहक भाव से देखा और पूछा, वाह, तुम तो अभी तक थकी नहीं। वो गुलाब की तरह थी जो मोहक खुशबू दे रही थी। समर ने आत्मुक्ता से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे कोई थकान नहीं, मैं बिल्कुल फ्रेश हूं। समर ने देखा कि पायल थकान की वजह से बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही है। इसलिए समर नाश्ते की ट्रे लेकर उसके पास गया और उसने अपने हाथों से उसको खिलाने लगा, जिससे पायल को और गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। नाश्ता भी फिनिश हुआ ही था, तभी समर का फोन बज गया। उसने देखा तो फिर से कियारा का कॉल था। वो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। थोड़ा दोषी महसूस हुआ। वो अपने आप को दोषी मान रहा था, क्योंकि कल रात भी वो घर नहीं लौटा था, पायल के साथ था, और आज भी वो पायल के साथ था। पायल ने जब देखा कि समर ने फोन नहीं उठाया तो उसने पूछा, समर, क्या हुआ, किसका कॉल है? समर ने बहाना बनाते हुए कहा, कुछ नहीं, कंपनी से कॉल आ रहा है, वो चाहते हैं कि मैं जल्दी ऑफिस पहुंच जाऊं। उसने ये नहीं बताया कि कियारा का फोन था। वो जानता था कि पायल और कियारा के बीच बनती नहीं है। अगर उन्हें एक दूसरे के अस्तित्व के बारे में पता चल गया तो परेशानी हो जाएगी। पायल ने भी इसके बाद कोई सवाल नहीं पूछा। भले ही वो 180 की आईक्यू वाली लड़की थी, लेकिन वो प्यार में थी। प्यार में पड़ी एक लड़की का आईक्यू कितना भी तेज क्यों ना हो, वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। पायल ने मोहक मुस्कान के साथ कहा, समर, अगर कंपनी से कॉल आ रहा है तो तुम्हें चले जाना चाहिए। लेकिन समर को साथ रात बिताने के बाद उसे एकदम से छोड़कर जाने में शर्म आ रही थी। इसलिए उसने धीरे से पूछा, पायल, क्यों ना मैं एक दिन की छुट्टी ले लूं और तुम्हारे साथ रहूं? पायल ने ना में सिर हिलाया और कहा, नहीं समर, काम ज्यादा जरूरी है, जल्दी करो और जाओ, बस काम के चक्कर में मुझे मत भूल जाना। उसके बाद पर समर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, फिर मैं आज शाम को तुमसे मिलूंगा। पायल ने एक छोटी लड़की की तरह
घबराते हुए शर्म भी आ रही थी और उसने उसे अलविदा कह दिया। उसका दिल धड़क रहा था। उसने अपने दिल में अपने आप से कहा, पायल, पायल, लगता है तुम्हें प्यार हो गया है। वहीं उधर समर विला नंबर 14 से बाहर निकला। उसने एक टैक्सी रोकी और अग्रवाल इंडस्ट्रीज की ओर चल पड़ा। वो जल्द ही सेल्स डिपार्टमेंट में पहुंच गया तो ईरा ने उसे रोक लिया। हीरा की त्वचा चमकदार थी और उसके होठों पर हल्की सी लिपस्टिक लगी हुई थी। उसने एक फॉर्मल सूट पहना हुआ था। उसने पूछा, समर, तुम आखिरकार ऑफिस आ ही गई, इतनी लेट कैसे? वो समर से गुस्से में थी। समर ने एक तो उसका पहला किस छीन लिया था, लेकिन उससे भी बड़ी बात थी कि किस के बाद उसने उससे बात करना ही बंद कर दिया था। समर ने अजीब तरीके से पूछा, हीरा, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? वो अपने सामने खड़ी ब्यूटी के प्रति आभारी था। वो उसका सम्मान भी करता था और वो जितने भी उसने सेल्स डिपार्टमेंट में भर्ती किया था वो ही तो थी। लेकिन समर को आज उसकी बात करने का ढंग अजीब लगा। जब उसने डाइनिंग रूम में इरा का बॉयफ्रेंड होने का नाटक किया, उसे चूमा, तब भी उसे अजीब नहीं लगा था। इरा ने थोड़ी कड़वाहट के साथ कहा, मैं आज रात रिवर सिन रेस्टोरेंट में सभी को डिनर पर लेकर जा रही हूँ। तुम भी ऑफिस टाइम के बाद वहां आना है, याद रखना तुम। समर ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहा, इरा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम सभी को डिनर पर क्यों लेकर जा रही हो? वो डिनर पर नहीं जाना चाहता था। उसने पहले ही पायल को वादा कर दिया था कि वो उसके पास आएगा। ईरा ने दुखी होकर जवाब दिया, समर, क्या तुम भूल गए हो? मैंने न्यू ईयर पार्टी के दौरान तुम लोगों से वादा किया था, अगर हम जीत गए तो मैं तुम लोगों को डिनर पर लेकर जाऊंगी। समर ने जल्दी में डिनर पर ना जाने के लिए मना करते हुए कहा, तो मुझे माफ करना ईरा, मैं आज तुम्हारे साथ डिनर पर नहीं आ पाऊंगा। मुझे ऑफिस के बाद एक इम्पोर्टेंट काम है। ईरा ने नाखुश होते हुए कहा, हाँ हाँ, अब तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही कहाँ है। समर ने जब देखा ईरा नाराज हो गई है तो उसने कहा, ओह अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगा, लेकिन प्लीज ध्यान देना मेरे पास ज्यादा टाइम खराब नहीं हो सकता, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम तो है। उसकी बात सुनकर ईरा ने भी मुस्कुरा दिया। समर ने मन ही मन में ईरा के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। वो नहीं चाहता था कि वो नाराज हो जाए, इसलिए उसने डिनर पर जाने के लिए हाँ कर दिया था। और उसकी हाँ सुनने के बाद ईरा ने भी कुछ याद करते हुए कहा, ओ ओ हाँ समर, सीईओ कियारा ने तुम्हें अपने ऑफिस में रिपोर्ट करने के लिए कहा है, जाओ, तुम्हारा वेट कर रही है। ईरा की बात सुनकर समर असहज हो गया। वो जानता था कि कियारा उसे क्यों बुला रही है। उसने धीरे में हाँ में सिर हिलाया और कहा, ठीक है ईरा, मैं अभी जाता हूँ। वो सीईओ कार्यालय की ओर चल दिया। वहीं कियारा के ऑफिस में कियारा, उसके सामने टेबल पर एक स्क्रैच रखा हुआ था जो अभी भी उसने बनाया था। उसने स्कूल में स्केचिंग की क्लास ली थी, वो बहुत स्किल्ड थी। उसने इंटरनेशनल स्केच कंपटीशन में भी फर्स्ट प्राइज जीता था। कियारा ने एक चाकू निकाला, स्केच पर मारते हुए कहा, कमीने, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुम कल रात घर नहीं लौटे, मैं तुम्हें चाकू से मार दूंगी। वो बहुत गुस्से में थी। उसने लगातार दर्जनों बार स्केच पर चाकू मारा। समर का स्केच जल्द ही दर्जनों छेदों से भर गया। कियारा का चेहरा गुस्से से भर गया था। अभी गुस्से के मारे वो चिल्लाने ही वाली थी कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दे दी थी। तभी उसने कहा, अंदर आ जाओ। कियारा की आवाज सुनकर समर ने दरवाजा खोला। पहली नजर में उसने टेबल पर अपना स्केच देखा। समर को अपने स्केच पर दर्जनों छेद देकर पसीना आ गया। वो समझ चुका था। समर ने कियारा के पास जाते हुए उसकी तारीफ करते हुए कहा, हनी, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हारे जितनी खूबसूरत इस दुनिया में लड़की कोई है नहीं। आज तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं सीधा परलोक में आ गया हूँ। एक लड़की की नाराजगी में तारीफ करना बढ़िया तरीका था उसे खुश करने का। कियारा ने गुस्से में समर को घूरा और चिल्लाते हुए कहा, ऐसे मुस्कुराना ना बंद करो, और पहले मुझे यह बताओ कि कल रात सोने के लिए घर क्यों नहीं आई? समर ने तुरंत बहाना कहा और कहा, हनी, मैं कल रात अपने दोस्त के घर गया था। समर की बात सुनकर कियारा ने थोड़ा डाउट करते हुए पूछा, आप सच में अपने दोस्त के घर गए थे या? समर ने बोहरा सा चेहरा बनाते हुए कहा, हाँ हनी, मैं सच में अपने दोस्त के घर ही गया था।
कियारा ने अपनी भौहें सिकोड़ी और पूछा, ओ तो ठीक है, ये बताओ आप किस दोस्त के घर गए थे? समर ने थोड़ा दुखी होते हुए कहा, हनी, मेरे दोस्त का नाम गणेश है, वो एक पुजारी है। क्या तुम्हें शक है कि मैं उसके साथ नहीं था? गणेश उसका पुजारी था और उसका दोस्त भी, लेकिन वो शैडो टीम का सदस्य था, वर्तमान में शैडो ग्रुप में था और भारत में नहीं। जब कियारा ने समर की तार्किक बातें सुनी तो कियारा ने मन ही मन कहा, "हम्म, अब क्या करूं, क्या ये सच कह रहा है?" हालांकि उसे संदेह हो रहा था। तभी उसको एक आइडिया आया। उसने समर की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, ठीक है डियर, मुझे गणेश का नंबर दो, मैं उसे फोन करके ही पूछ लेती हूँ कि आप उसके पास थे या नहीं। कियारा समर को इतनी आसानी से तो जाने देने वाली थी नहीं। तभी समर ने ही मुस्कुराते हुए कहा, हनी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक पुजारी के पास सेल फोन होगा? कियारा ने सिर हिलाया और कहा, क्या पुजारी के पास फोन नहीं है? अब उसे समर की बातों पर यकीन होने लगा था। समर ने जब देखा कि उसकी बातों में वो आ रही है तो उसने आगे कहा, हनी, तुम निश्चिंत रहो, मैं गणेश को कभी हमारे घर पर बुलाऊंगा और तुमसे जरूर मिलवाऊंगा। उसके बाद समर ने एक लड़के को खुश करने के लिए अपनी स्किल्स का इस्तेमाल किया। उससे पहले कियारा की सुंदरता की तारीफ की, फिर उसे मालिश दी और आखिरकार उसे खुश करने में कामयाब हो गया। कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा, डियर, काम का समय हो गया है, जाओ और अपना काम करो। ये कहते हुए उसने समर को ऑफिस से बाहर धकेल दिया। समर ने उसे एक चुटकुला सुनाया जिसे वो अभी अभी तक हंस रही थी। समर भी कियारा के ऑफिस से निकलकर सेल्स डिपार्टमेंट की ओर तरफ चल पड़ा था। डिपार्टमेंट में क्रम घुसते ही उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। न्यू ईयर पार्टी में गाने के बाद सब लोग उसकी तारीफ करने लगे थे। एक लड़के ने समर के पास आते हुए तभी कहा, समर भाई, प्लीज मुझे अपना ऑटोग्राफ दे दो, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। तभी एक और छोटे बालों वाली लड़की समर के पास आई। उसने उसकी प्रशंसा भरी चेहरा देखा और उसने समर से अपना हाथ आगे करते हुए कहा, समर जी, प्लीज मुझे भी अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए, मैं भी आपकी फैन हूँ। तभी एक और लड़की ने कहा, मुझे भी समर। एक पल में सभी के सभी समर से ऑटोग्राफ लेना चाहते थे। वो रातों रात कंपनी का हीरो बन गया था। सेल्स डिपार्टमेंट में सभी जो लोग उसे पहले अलग तरीके से देखते थे अब उसके कलीग बन गए थे। किसी दूसरे व्यक्ति का सम्मान पाने के लिए उसके पास स्किल्स होने चाहिए। समर ने किसी को मना भी नहीं किया। फोटोग्राफ साइन कर ही रहा था तभी अचानक प्राची की आवाज सुनाई दी, समर, वाह, तुम तो बहुत पॉपुलर हो गए हो। प्राची का चेहरा बहुत मासूम लग रहा था। उसकी काली आंखें रत्नों की तरह चमक रही थी। उसने फॉर्मल सूट पहना था। समर ने प्राची को गर्म निगाहों से देखा। समर की गर्म निगाहों को देखकर प्राची घबरा गई। उसको थोड़ी शर्म भी आ रही थी। उसे वो पल याद आ गया जब समर ने उसकी शर्ट के बटन उतार लिए थे। समर ने प्राची के पास आते मुस्कुराते हुए कहा, प्राची, तुम बड़ी हो गई हो। प्राची ने समर को चंचलता से देखा और कहा, समर, मुझे ऐसे मत देखो, मुझे शर्म आ रही है। समर ने प्राची को छेड़ते हुए कहा, प्राची, जो भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनेगा ना वो बहुत भाग्यशाली होगा। इतनी खूबसूरत लड़की किसी भाग्यशाली की ही किस्मत में हो सकती है। वो जब भी प्राची को देखता तो उसके साथ फ्लर्ट करने से खुद को रोक नहीं पाता था। प्राची ने शांत भाव में मुस्कुराते हुए कहा, समर, तुम एक अलग तरह की इंसान हो, हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हो, मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगी। और यह कहकर वो नाराज होने का नाटक करने लगी। प्राची ने पूरा दिन समर से बात नहीं की क्योंकि वो उससे नाराज हो गई थी। समर ने भी उसे बात करने की कोशिश की तो उसने जवाब देने से इनकार कर दिया। समा को अवाक रह गया था। उसने मन ही मन सोचा, अरे यार, मैंने तो तुम्हारे साथ थोड़ा सा फ्लर्ट किया था, इतना नाराज होने वाली कौन सी बात है। तभी इरा ने उन लोगों के पास आते हुए कहा, समर, प्राची और मोहिनी, तुम मेरे पीछे आओ, हम लोग अभी डिनर के लिए जा रहे हैं। समर प्राची और मोहिनी को, जिन्होंने न्यू ईयर पार्टी के दौरान सेल्स डिपार्टमेंट का प्रतिनिधित्व किया था, स्थान भी प्रथम जीत लिया था। प्राची को इस बात
समर ने ना करते हुए कहा, प्राची तुम समर से बात क्यों नहीं कर रही? प्राची ने समर को गुस्से में घूरते हुए इरा की बात का जवाब देते हुए कहा, डायरेक्टर, ये एक विकृत इंसान है, मैं उससे बात नहीं करना चाहती। इरा ने उलझन में पलके झपकाते हुए समर से पूछा, समर, तुमने प्राची के साथ क्या किया है? वो जानती थी कि प्राची और समर बेहद करीब थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक दूसरे से वो बात क्यों नहीं कर रहे। समर ने कड़वाहट से कहा, इरा, उसने मेरे साथ गलत किया है। मैं प्राची से बात करना चाहता हूँ, लेकिन उसे लगता है कि मैं बदसूरत हूँ। वो मुझसे बात करने से मना कर देती है। इरा ने समर की बातें सुनकर ठहाका लगाया। समर बहुत ज्यादा हैंडसम था और उसको बदसूरत कोई कैसे कह सकता था। बेशक वो जानती थी कि समर सिर्फ मजाक कर रहा है, लेकिन वो हंसे बिना नहीं रह सकी। उसके साथ प्राची और मोहिनी भी हंस पड़ी। इरा ने अपनी हंसी को दबाते हुए प्राची से पूछा, प्राची, क्या तुम वाकई में इसलिए बात नहीं करना चाहती क्योंकि वो बदसूरत है? प्राची ने मुस्कुराते हुए कहा, इरा, इसकी बकवास मत सुनो। मैं उसे बदसूरत कैसे कह सकती हूँ? मैं किसी और बात से नाराज हूँ। समर ने प्राची को कड़वाहट से देखा और कहा, प्राची, मुझे तो लग रहा था कि मैं बदसूरत हूँ, इसलिए तुम मुझसे बात नहीं कर रही। प्राची ने हंसते हुए कहा, ठीक है समर, तुम बदसूरत नहीं हो। मेरी नाराजगी खत्म हो गई। मैं तुमसे बात करने के लिए तैयार हूँ। तुम किसी को नाराज नहीं होने देते, एक मिनट में सबको हंसा देते हो। और वो चारों मजाक हंसी के बीच रिवर सीन होटल की ओर चल पड़े। रेस्टोरेंट कंपनी के बाहर बहुत नजदीक था और वो जल्द ही वहां पर पहुंच गए थे। ईरा ने भारी मेकअप वाली लड़की की ओर मुस्कुराते हुए आकर्षक ढंग से कहा, मैंने आज रूम नंबर 80 बुक करवाया है, क्या तुम हमें वहां लेकर जा सकती हो? उस लड़की ने भौहें सिकोड़ी और कहा, आप मिस ईरा महाजन है ना? आपका रूम 80 बुक करवाया गया था। ईरा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, मैं ईरा ही महाजन हूँ। उस लड़की ने अपना नाक सिकोड़ते हुए कहा, सॉरी मिस ईरा, आप लोग देर से आए हैं, रूम नंबर 80 तो पहले ही बुक हो गया है। ईरा ने निराश होते हुए पूछा, तो क्या कोई और रूम खाली नहीं है? उस लड़की ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, सॉरी मिस ईरा, लेकिन अभी कोई रूम खाली नहीं। आपको वेट करना पड़ेगा, नहीं तो आप कहीं और भी जा सकते हैं। वो ये लड़की ईरा से नाखुश लग रही थी। रिवर सीन होटल इलाके का सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट था। अग्रवाल इंडस्ट्रीज के एम्प्लॉय ही नहीं बल्कि दूसरी कंपनी के एम्प्लॉय भी यहाँ खाना खाने के लिए आते थे। यहाँ अक्सर भीड़ लगी रहती थी। उस लड़की की बातें सुनकर ईरा की आंखों में निराशा की झलक आ गई। उसने उन सभी को डिनर करने के लिए वहां पर बुलाकर लेकर आई थी, लेकिन उसका बुक किया हुआ रूम भी उसे नहीं मिल रहा था। तभी जैसे ही समर को पता चला तो समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ईरा, क्योंकि तुमने जो रूम बुक किया है वो किसी और ने ले लिया, इसलिए चलो हम किसी दूसरे रेस्टोरेंट में चलते हैं। वो इस बात को ज्यादा कुछ गंभीरता से नहीं ले रहा था। इससे ज्यादा भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो रेस्टोरेंट में जाए या छोटे में जाए। तभी ईरा ने हल्के मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, चूंकि यहाँ कोई सीट नहीं तो चलो कहीं और चलते हैं। जब समर और अन्य लोग जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी एक मोटा आदमी सुंदर सी लड़कियों को अपनी बाहों में जकड़े हुए उनकी ओर आया। मोटा आदमी 40 के आसपास का था और उसने महंगे कपड़े पहने हुए थे। उसने सोने की घड़ी पहनी थी। वो अमीर लग रहा था, जबकि उसके बगल में खूबसूरत लड़की 20 साल की थी। मोटे आदमी ने खूबसूरत लड़की के गले में हाथ डालकर रिसेप्शनिस्ट से पूछा, क्या रेस्टोरेंट में कोई रूम अवेलेबल है? रिसेप्शनिस्ट ने चापलूसी से कहा, बेशक है कुणाल सर, 1 घंटे पहले जब आपने फोन किया था तब मैंने आपके लिए विशेष रूम कमरा नंबर 80 बुक कर दिया था। मोटे आदमी ने रिसेप्शनिस्ट की बात को बीच में सुनकर ईरा के चेहरे की भाव बदल गई। उसने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, अरे ये क्या बात हुई मिस? हमें तो अभी आपने कहा कि जो रूम नंबर 80 बुक किया था वो किसी और ने ले लिया, और आप कह रही हैं कि अभी वो खाली है। ईरा के सवालों का सामना करते हुए रिसेप्शनिस्ट ने ठंडे स्वर में कहा, मैम, रूम रेस्टोरेंट के हैं,
और मैं इसे जब चाहे किसी को दे सकती हूँ। आप इसमें पूछने वाली कौन होती हैं? रिसेप्शनिस्ट की बातें सुनकर इरा नाराज हो गई। एक बार जब कोई रेस्टोरेंट कस्टमर की बुकिंग को फाइनल कर देता है तो उसे कस्टमर के लिए रूम रिजर्व रखना ही पड़ता था। ईरा ने सुबह 8 बजे रूम बुक करने के लिए फ़ोन किया था, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने कमरा किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहा जिससे बस 1 घंटे पहले फ़ोन किया। वो गुस्से में आ गई थी। उसे लगा कि रिसेप्शनिस्ट उसके साथ बेईमानी कर रही है। तभी रिसेप्शनिस्ट ने हाथ हिलाकर उनकी तरफ देखते हुए कहा, प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाइए, यहाँ खड़े क्यों हैं? रिसेप्शनिस्ट के खराब रवैये से समर भी नाराज हो गया था। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, देखिए हमने पहले 80 नंबर बुक किया था, तुम इसे ऐसे किसी और को कैसे दे सकती हो? समर की बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट और ज्यादा गुस्से में आ गई। वो कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन समर की आंखों की तेज चमक उसको कुछ अलग ही लग रही थी। अब दोस्तों देखने की बात यह है कि क्या करेगा समर। क्या समर 80 नंबर कमरा लेने में कामयाब हो पाएगा या नहीं? क्या मोटा आदमी के साथ उसकी लड़ाई होगी? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।